हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ है, आईएन का जो पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन अपन देखेंगे। कुछ सब्जेक्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन सोम डिस्कस करेंगे। सोम के पेपर 1 अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका एमईएस का, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आईएन का। उसके अंदर पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है आपकी सोम है, टोस है, स्टील है, आरसीसी है, शिपिंग पार्ट, बीएमसी, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मैथ। तो सबसे पहले अपन सोम सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे। सोम के नियर अबाउट 18 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं इस एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सोम का वो अपन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सोम के हैं। व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। किसी बॉडी पर दो परपेंडिकुलर स्ट्रेस लगे हुए, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। देन सेंटर ऑफ मोहर सर्किल फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से मोहर सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये अपने को निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे, ये कोई बॉडी है। इस बॉडी पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगे हुए हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ओरिजिन से मोहर सर्कल का सेंटर पूछा है। सो मोहर सर्कल अपन ड्रॉ करते हैं। ये मोहर सर्कल है, ये ओरिजिन है 0,0। ये मोहर सर्कल का सेंटर है A,0। सो यहाँ से इसका सेंटर पूछा है मोहर सर्कल का। तो ये जो A डिस्टेंस होती है, ये होती है आपकी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2। तो इसका ये आंसर हो गया आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में 2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी, आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.25। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी हुई है 200 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो आपको दिया हुआ है 0.25। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी आपसे पूछी है। तो जो रिलेशन होता है इन तीनों के अंदर वो होता है A = 2g 1 + μ। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, G = हो जाएगा A अपॉन में 2 × 1 + μ। तो देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी 200 अपॉन में 2 × 1 + 0.25। तो यहाँ से आपका जी यहाँ से आ जाएगा 80 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। 80 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 80 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग द लेंथ ऑफ मेंबर इज डिक्रीज्ड बाई DL। मेंबर की लेंथ कितनी डिक्रीज कर रही है, DL से डिक्रीज कर रही है। तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ। लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ है टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन आपका क्या होता है, लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ है DL अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये जो होता है ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन आपका होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L मीटर is carrying a triangular load
वेरिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 0 एट सपोर्ट पे 0 है, ठीक है, दोनों एंड पे 0 है, और W पर यूनिट लेंथ है कहाँ पे, सेंटर पे। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये अपने को निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन 93 क्या है, देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे दी हुई है, इसके ऊपर जो लोड है वो कैसा लगा हुआ है, ट्राइंगुलर लोड लगा हुआ है। ये ट्राइंगुलर यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपसे पूछा है। इस सपोर्ट को मान लेते हैं ए बी, यहाँ पे जो रिएक्शन है आर बी और यहाँ पे रिएक्शन है आर ए, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, W पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आर ए और आर बी कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू, ये इसका जो एरिया है उसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिएक्शन में। सो W L/4, क्योंकि इसका एरिया कितना है, हाफ W इंटू में L यहाँ पे इस सिंपली सपोर्टेड बीम की लेंथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट सपोर्ट से अपन क्या करेंगे, अक्स डिस्टेंस पे मोमेंट लेंगे, यहाँ से अक्स डिस्टेंस पे मोमेंट लिया है, तो देखिए कितना हो जाएगा, mx RA इंटू में x माइनस ये जो एरिया इतना सा है, ये एरिया इंटू में इसकी CG से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट अपन पहले निकाल लेंगे सिमिलर ट्राइंगल लगा के, ये जो बड़ा ट्राइंगल और ये जो छोटा ट्राइंगल है इन दोनों के बीच में, तो बड़ा ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट कितना है, W है, W अपॉन में ये लेंथ कितनी है, L/2 है, इसको Y मान लेते हैं, Y अपॉन में ये लेंथ कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, Y इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2WL इंटू में x, तो यहाँ पे एरिया देखिए इसका हाफ इंटू x इंटू में 2WL 2W अपॉन में L इंटू में x, ये तो एरिया हो गया, ये एरिया कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ से x/3 पे, तो ये मोमेंट हो गया आपका। अब देखो मैक्सिमम मोमेंट आपसे पूछा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर पुट कर देते हैं, तो जो x की वैल्यू है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल के आती है L/2, x की वैल्यू L/2 यहाँ से निकल के आती है। अब ये L/2 अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम मोमेंट निकल के आ जाएगा। सो जो मैक्सिमम मोमेंट निकल के आता है x इक्वल टू L/2 पे, इसकी वैल्यू होती है WL² अपॉन में 12 है, WL² अपॉन में 12 है वैल्यू होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं द बेंडिंग इक्वेशन इज रिटन एज, बेंडिंग इक्वेशन देखो, बेंडिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, m अपॉन में I इक्वल टू सिग्मा अपॉन में y इक्वल टू E अपॉन में R, ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन है। m यहाँ पे मोमेंट होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा स्ट्रेस है, y यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस है, डिस्टेंस है जहाँ पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो, इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, r यहाँ पे ये रेडियस है, या फिर 1 अपॉन में r जो है आपकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 1 अपॉन में r कर्वेचर है एंड r आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए आगे, इफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, सिग्मा x 100 मेगापास्कल टेंसाइल एंड सिग्मा y है 50 मेगापास्कल कंप्रेसिव, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे कितना होगा वो अपन यहाँ पे निकालेंगे। देखो यहाँ पे इफ ए पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, सिग्मा x 100 मेगापास्कल है टेंसाइल, सिग्मा y है 50 मेगापास्कल कंप्रेसिव, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इसको अपन देख लेते हैं। देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे,
क्वेश्चन 95 है ये। नाइन्टी 95 क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखो ये मटेरियल है, इसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है 100 मेगा पास्कल का, 100 मेगा पास्कल का टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है। कंप्रेसिव स्ट्रेस इस मटेरियल पे कितना लगा हुआ है? 50 मेगा पास्कल का, 50 मेगा पास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है। सो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा? टाउ मैक्स अंडर ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टाउ मैक्स। तो यहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो कितनी रख देंगे वैल्यू? 0 यहाँ पे रख देंगे। सो टाउ मैक्स यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर से अंडर रूट गया, इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा। सिग्मा एक्स कितना है? 100 मेगा पास्कल, माइनस सिग्मा वाई कितना है? माइनस का 50 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया आपका? 75 मेगा पास्कल। ये आपसे पूछा है 75 मेगा पास्कल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है। ए बार ऑफ डायमीटर 30 mm इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड ऑफ सच दैट द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन ए गेज लेंथ, मतलब 20 mm पे अगर अपन लगाते हैं लोड, तो लेंथ में जो इलोंगेशन है वो आपका होता है 0.09 mm एंड चेंज इन डायमीटर, डायमीटर के अंदर चेंज होता है 0.0045 mm। सो पॉइजन्स रेशियो अपने को निकालना है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है आपका म्यू, पॉइजन्स रेशियो। लेटरल स्ट्रेन देखो, डायमीटर के अंदर आपका कितना चेंज हो रहा है? 0.0045। ओरिजिनल डायमीटर था 30 mm, अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में कितना? 0.09 का चेंज हो रहा है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 200 थी। तो जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 1/3। म्यू पॉइजन्स रेशियो आपका निकल के आता है यहाँ से 1/3। तो ये आपका सोल्व हो गया यहाँ से 96। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 97। 97 क्या है? ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए बेंडिंग मोमेंट। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है? जहां पे बेंडिंग मोमेंट आपका साइन चेंज करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 98। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L, a simply supported beam of span L is carrying point load W at mid span. What is the deflection at center of beam? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड मिड पे लगा हुआ है यहाँ पे W, इसका स्पान है आपका L। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन सेंटर पे कितना होता है? WL³ अपॉन में 48 EI डिफ्लेक्शन होता है। ये डिफ्लेक्शन होता है WL³ अपॉन में 48 EI। ये आपकी कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है सेंटर का, ये होता है WL³ अपॉन में 48 EI। नेक्स्ट बात करते हैं द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन एट एन एक्सिस पासिंग इट्स CG इज। देखो
सेक्शन मॉडुलस पूछा है, ये सर्कुलर सेक्शन है, ये क्या है एक्स एक्स, ये यहाँ पे है एक्स एक्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं अपन। इसको देख लेते हैं, सेक्शन मॉडुलस पूछा है, ये सर्कुलर सेक्शन है, ये एक्स एक्स पास कर रही है, तो सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन में वाई होता है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर आपको दिया हुआ है डी। सो मॉडुलस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, वाई क्या हो गया इसका हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डी बाई 2। तो सेक्शन मॉडुलस इसका कितना निकल के आ गया पाई बाई 32 इंटू डी की पावर क्यूब अपना निकल के आ गया, पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 3, ये आपका यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस इसका निकल के आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्या है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड सब्जेक्टेड टू UDL ऑफ इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर मीटर और ए लेंथ ऑफ B लेंथ के ऊपर UDL लगा हुआ है, ये B लेंथ के ऊपर UDL लगा हुआ है, तो ये इसका कांस्टेंट है। देन व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट C, तो C के ऊपर क्या डिफ्लेक्शन होगा इसको देख लेते हैं अपन। ये कैंटिलीवर बीम है, यहां पे UDL लगा हुआ है, डिस्टेंस C है, UDL की इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर। सो जो डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे ये हो जाएगा WL4, तो लेंथ यहाँ पे B है, WL4 अपॉन में 8AI, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है कैंटिलीवर बीम के केस में, ठीक है। सो ये सोम के अभी सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करें हैं। नेक्स्ट अपन BMC के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। BMC की जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट BMC के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, एज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड वर्क फॉर प्लास्टर डॉट्स आर लेड ऑन द सरफेस ऑफ वॉल टू बी प्लास्टर्ड। देखो जो प्लास्टर करते हैं प्लास्टरिंग, तो जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स छोड़े जाते हैं, उनकी साइज आपसे पूछ रहा है, उनकी साइज कितनी रखी जाती है। सो जो डॉट्स की साइज है ये 10 mm इंटू में 10 mm यहाँ पे रखी जाती है। कितनी साइज डॉट्स की रखी जाती है 10 mm इंटू में 10 mm ये रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्टिकल मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड ए विंडो और डोर। देखो फ्रेम के अंदर जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो ये ऐसा कोई फ्रेम है, तो ये जो वर्टिकल मेंबर है इसको बोला जाता है जेम, इसका नाम है जेम, जेम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग पेंट हार्डन्स बाय इवोपोरेशन ऑफ थिनर और सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे जो ये बोल रहा है इवोपोरेशन से इनमें से कौन सा पेंट है जो उसकी सरफेस हार्ड हो जाती है, इवोपोरेशन होने से हार्डन्स होता है। तो सेलुलोज पेंट ऐसा पेंट है जो इवोपोरेशन से कैसा बन जाता है, ये हार्ड इसकी सरफेस बन जाती है। नेक्स्ट देखो अगला जो क्वेश्चन है, ए न्यूमेटिक केसन इज ए स्ट्रक्चर यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क विच इज। देखो न्यूमेटिक केसन कैसा होता है, देखो जहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वहाँ पे कुछ ऐसा पाइप अपन काम में लेते हैं, ऐसा पाइप। तो ये अंदर से ये काफ़ी वीक होता है यहाँ से बॉटम से, और टॉप से क्या होता है ये ओपन रहता है, बॉटम से क्लोज रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं कंक्रीट को फिल कर दिया जाता है, फिर इसको हल्के से इसको ऊपर उठाते हैं तो ये यहाँ से क्या कर जाता है, ये जो नीचे का पोर्शन ये फट जाता है और कंक्रीट फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता है न्यूमेटिक केसन। तो ये ऊपर से तो रहता है ओपन और जो नीचे से ये क्या रहता है क्लोज्ड रहता है, नीचे से क्लोज्ड ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाय यूजिंग विच मटेरियल्स कैन रेजिलिएंट फ्लोर्स बी मेड। इनमें से
किस मटेरियल से रेजिलिएंट फ्लोर बनाया जा सकता है? तो देखो ये जो पहला लिखा हुआ है पीवीसी, पॉलीवाइनल क्लोराइड, इससे भी रेजिलिएंट फ्लोर बनाया जाता है। रबर है, इससे भी रेजिलिएंट फ्लोर बनाया जाता है। लिनोलियम है, इससे भी रेजिलिएंट फ्लोर बनाया जाता है। तो तीनों से ही रेजिलिएंट फ्लोर बनाया जाता है, पीवीसी, रबर, लिनोलियम, ये सारे इसके आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इन विच IS कोड, इन विच IS कोड सलम टेस्ट मेंशन है? इनमें से कौन सा IS कोड है जिसके अंदर सलम टेस्ट मेंशन है? देखो सलम टेस्ट के लिए आपका जो कोड होता है ये है IS 1199 1999। ये आपका कोड है किसके लिए? सलम टेस्ट के लिए। कोड 4 सलम टेस्ट, कोड 4 सलम टेस्ट, ये सलम टेस्ट के लिए कोड है IS 1199 1199 और 1999 में 199। ये जो कोड है ये है सलम टेस्ट के लिए कोड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विच डिफेक्ट्स इन टिम्बर इज एन अर्ली साइन ऑफ डिके? ये जो डिफेक्ट लिखे हुए हैं हार्ट सेक, स्टार सेक, कप सेक और जो रिंग सेक है, इन सेक में से ये जो डिफेक्ट्स है इनमें से जो अर्ली साइन ऑफ डिके, ठीक है, अगर टिम्बर आपका डिके हो रहा है तो सबसे पहले इनमें कौन सा जो ये डिजीज है वो होगी? सो बात करें अगर अपन जो ये रिंग सेक है, ये आपका अर्ली साइन ऑफ डिके में आता है। नेक्स्ट देखो, नॉर्मली व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग फॉर विच द फायर लिफ्ट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड? देखो 15 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट की कोई भी बिल्डिंग है तो उसके अंदर फायर लिफ्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। अबव 15 मीटर कोई भी बिल्डिंग है उसके अंदर फायर लिफ्ट दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर IS 456, एज पर IS 456 2000 मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर M25 ग्रेड के लिए विथ मॉडरेट एक्सपोजर। तो देखो अगर बात करते हैं अपन माइल्ड एक्सपोजर तो उसके लिए काम में लेते हैं 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है फॉर माइल्ड एक्सपोजर। मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो काम में लेते हैं अपन, मॉडरेट एक्सपोजर, इसके लिए है 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं, द वाटर सील इन द ट्रैप्स वेरीज फ्रॉम। तो देखो जो वाटर सील होती है, वाटर सील इन द ट्रैप्स, ये क्या करती है? पाइप से गैसेस को बाहर नहीं निकलने देती है, तो उसके लिए वाटर सील लगाते हैं। तो ये जो वाटर सील अप्लाई करती है ये वेरीज करती है 5 से 10 सेंटीमीटर के अंदर। कहाँ से कहाँ तक वेरीज करती है? 5 to 10 सेंटीमीटर ये वेरी करती है। नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। किसी स्टोन को अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में ले रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 2.5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2.5 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, इफ ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज इन एक्सेस इन ब्रिक अर्थ इट मेक्स ब्रिक ब्रिटल। तो इनमें से देखो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो अगर ज़्यादा अमाउंट में होता है, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो ब्रिक को क्या बना देता है? ब्रिटल बना देता है। तो देखो एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया। तो इनमें से सिलिका ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा रहता है तो ये क्या करता है? ब्रिटल बना देता है ब्रिक को। ठीक है, तो ये BMC के जो भी सारे क्वेश्चन थे आपके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन अपने सोम और BMC के डिस्कस करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोस के। टोस के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी क्वेश्चन थे ये अपन ने 2 सब्जेक्ट के डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट अपन टोस सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं टोस सब्जेक्ट पे।
देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द फॉलोइंग बीम आफ्टर इम्पोजिंग द बाउंड्री कंडीशन इज। इसकी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगी? तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका टोस का। देखो ये बीम है, यहां पे इंटरनल हिंज है और एक इंटरनल हिंज यहां पे है, तो इसकी डीके निकालनी है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इसकी निकालनी है। सो डीके देखो क्या होता है, ये 2D रिजिड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 2D रिजिड स्ट्रक्चर है। इसके लिए डीके क्या हो जाएगी? 3J माइनस RE प्लस 3J, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, 3J माइनस RE प्लस RR माइनस M डबल डेस। M डबल डेस है, अगर कोई मेंबर रिजिड हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे कोई मेंबर रिजिड नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो माइनस नहीं करेंगे। सो देखो जॉइंट कितने हैं यहाँ पे, इनको जॉइंट में काउंट नहीं करते इंटरनल हिंज को। कितने जॉइंट है? 1 2 3 4 5 जॉइंट है यहाँ पे, 3 इंटू में 5। कितनी रिएक्शन है? 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। सो 9 यहाँ पे रिएक्शन है। RR क्या है? इंटरनल हिंज की वजह से ये बीम अलग रोटेट करेगी, ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग रोटेट करेगा, तो यहाँ पे रोटेशन बढ़ गया। मतलब एक हिंज की वजह से पहले ये पूरी एक साथ रोटेट करती है, अभी अलग अलग रोटेट करेगी, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया एक की वजह से। सो यहाँ पे 2 मेंबर मिल रही है, तो 2 - 1 एंड 2 - 1 ऐसे करके डीके यहाँ से आपका निकल के आ जाता है 8 यहाँ पे डीके इसका आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए फिक्स्ड बीम AB of constant EI shown in figure below supports a concentrated load of 10 kilonewton। कितना लोड लगा हुआ है? 10 किलोन्यूटन का यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट MF AB एट सपोर्ट A। सपोर्ट A पे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा? तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर सेंटर पे ना लगाओ पॉइंट लोड, इसेंट्रिक हो, तो आपका आता है -PA/B² अपॉन में L²। ये फिक्स एंड मोमेंट इतना निकल के आता है। लोड देखो माइनस लोड कितना है? 10 है। A आपकी ये डिस्टेंस है 2 मीटर, B आपकी ये डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर अपॉन में लेंथ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा? -7.2 किलोन्यूटन इंटू में मीटर। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, -7.2 किलोन्यूटन इंटू में मीटर, इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंकिंग ऑफ इंटरमीडिएट सपोर्ट। अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका सिंक कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, तो उसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट उसके अंदर आते हैं ये देखते हैं अपन। देखो हाँ, सपोर्ट पे नेगेटिव मोमेंट आता है, ये नेगेटिव मोमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है सपोर्ट के सिंक होने से। और पॉजिटिव मोमेंट सेंटर ऑफ स्पान पे जो पॉजिटिव मोमेंट है ये बढ़ जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, फिक्स्ड एंड ऑफ प्रोब्ड कैंटिलीवर ड्यू टू ए कंसंट्रेटेड लोड P। फिक्स्ड एंड ऑफ प्रोब्ड कैंटिलीवर ड्यू टू ए कंसंट्रेटेड लोड P एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम फिक्स्ड एंड्स एज शोन इन फिगर इज गिवन बाई। तो देखो इसकी वजह से ये A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो फिक्स एंड मोमेंट कितना आता है यहाँ पे? तो ये आपका
फिक्स एंड मोमेंट आता है पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन में 2l स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, द सिंकिंग मोमेंट इन ए प्रिज्मेटिक देखो, सिंकिंग मोमेंट इन ए प्रिज्मेटिक फिक्स्ड बीम हु सपोर्ट इल्स डेल्टा। जैसे मान लेते हैं ये फिक्स्ड बीम है, ये डेल्टा से सिंक कर गई, सेटल डाउन कर गई, किससे? डेल्टा से। तो फिक्स एंड मोमेंट कितना जनरेट होता है? सो अगर ये क्लॉकवाइज सिंक कर रही है तो दोनों ही डायरेक्शन में फिक्स एंड मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, और कितना होता है? -6ci l स्क्वायर इंटू में डेल्टा। ये फिक्स एंड मोमेंट आपका आता है -6ci l स्क्वायर इंटू में डेल्टा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए मेंबर इन द गिवन फिगर इज। ये क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन 6 है, इसको देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए मेंबर का आपसे पूछा है, सोल्व कर लेते हैं इसको। बी ए मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा? देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, सी, यहां पे ये रिएक्शन है बी पे ए आई आई, ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, सो बी ए मेंबर की स्टिफनेस पूछी है आपसे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक टेबल बनाते हैं, जॉइंट, इस जॉइंट से कौन कौन से मेंबर आपके निकल रहे हैं, स्टिफनेस अपन लिखते हैं, फिर टोटल स्टिफनेस अपन लिखते हैं, टोटल स्टिफनेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब इस स्टिफनेस को टोटल स्टिफनेस से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जॉइंट बी की बात हो रही है, कौन कौन सी मेंबर निकल रही है? बी ए एंड बी सी मेंबर निकल रही है। इसकी कितनी हो जाएगी? 4ei अपॉन में l होती है, तो l यहाँ पे कितनी है? 3। बी सी मेंबर की 3ei अपॉन में l होगी, और l लेंथ कितनी है यहाँ पे? 3 है, तो कितना हो जाएगा? ei हो जाएगा। सो ये कितना है? 1.33 ei। टोटल स्टिफनेस कितनी हो जाएगी इसमें? 1 और ऐड कर देंगे तो 2.33 ei। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर बात करें बी ए मेंबर का, तो ये क्या हो जाएगा? 1.33 अपॉन में 2.33। ये ai से ai तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया कितना? 1.33 अपॉन में 2.33। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाता है यहाँ से। जब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये वैल्यू आती है 0.57। 0.57 ये वैल्यू यहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। 0.57 देख लो कौन सा होगा आपका। ये हो जाएगा 0.57, 4/7 है ना आंसर इसका हो जाएगा। देखो इन द फ्रेम शोन इन फिगर, इफ लेटरल स्वे ऑफ BC इज डेल्टा। BC मेंबर का जो लेटरल स्वे है वो कितना है? डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ प्रॉपर। ये D है, इसका यहाँ से एंगल है थीटा, ABC। BC मेंबर का जो स्वे है वो डेल्टा हो रहा है। स्वे देखो क्या होता है? लेटरल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को स्वे बोला जाता है। लेटरल डायरेक्शन में जो भी डिफ्लेक्शन होता है उस डिफ्लेक्शन को बोला जाता है स्वे। तो यहाँ पे मान लो इसका जो लेटरल डायरेक्शन में BC मेंबर का ये डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा, इतना यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है डेल्टा। ये अगर थीटा, इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर ये थीटा एंगल है तो, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ का? CD मेंबर के लिए देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेल्टा कोस 90 माइनस थीटा, और इधर हो जाएगा कंपोनेंट
डेल्टा साइन 90 माइनस थीटा। सो यही जो कंपोनेंट है यही क्या हो जाएगा आपका डेल्टा कोस थीटा हो गए, यही इसके लिए क्या हो जाएगा स्वे हो जाएगा। सो डेल्टा कोस थीटा इसका स्वे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पिक अप द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ से देखते हैं। देखो एक क्या हिंज सपोर्ट है तो मोमेंट क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। सो एम ए भी यहाँ पे 0 होगा। पहला फर्स्ट ये करेक्ट है। दूसरा देखो एम ए बी बराबर एम बी ए होगा, ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखो ये भी आपका हिंज सपोर्ट है तो एम बी ए से मोमेंट एंड एम बी सी का मोमेंट दोनों मिला के क्या होंगे 0 होंगे, तो ये भी आपका करेक्ट है। सी बी फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे मोमेंट 0 नहीं होगा, तो एम सी बी आपका 0 नहीं होगा, तो ये आपका गलत है। तो कौन कौन सा सही हो गया, ये और ये आपका सही हो गया, ए और बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। इफ द फार एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड, किसी बीम का फार एंड आपका फिक्स है। देखो यहां पे ये अगर फार एंड फिक्स है तो स्टिफनेस कितनी होती है 4EI अपॉन में L स्टिफनेस आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ द 3 मेंबर्स मीट एट ए जॉइंट, किसी जॉइंट पे 3 मेंबर मिल रहे हैं, उनकी स्टिफनेस दी हुई है K1 की EI, K2 की 2 EI एंड K3 की 1.5 EI, ये स्टिफनेस दी है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर 1, मेंबर 1 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। पहली मेंबर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछा है, तो वही टेबल बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे जॉइंट, एक साइड लिखेंगे मेंबर, जॉइंट एक साइड लिखेंगे मेंबर्स, एक साइड लिखेंगे स्टिफनेस, एक साइड लिखेंगे स्टिफनेस, एक साइड लिखेंगे टोटल स्टिफनेस, एक साइड लिखेंगे DF डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, देखो कौन सा मेंबर्स कौन कौन से हैं। मान लो मेंबर का नाम है K1, K2, K3। स्टिफनेस देखो K1 मेंबर की, पहला मेंबर 1 2 3 दे देते हैं अपन, है ना। किसी जॉइंट पे मान लो जॉइंट B है, वहाँ पे 3 मेंबर मिल रहे हैं 1 2 एंड 3। स्टिफनेस देखो, इसकी स्टिफनेस दे रखी है EI, सेकेंड मेंबर की स्टिफनेस दे रखी है 2 EI, थर्ड मेंबर की स्टिफनेस दे रखी है 1.5 EI। टोटल स्टिफनेस कितनी हो जाएगी 4.5 EI। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर K1 की पूछी है तो EI अपॉन में 4.5 EI कर देंगे, EI अपॉन में 4.5 EI, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट दैट करस्पॉन्ड्स टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट दैट करस्पॉन्ड्स टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो अनबैलेंस्ड मोमेंट इज कैरिड ओवर टू द अदर एंड, हाँ, और कैरी ओवर मोमेंट है सेम साइन एज दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोमेंट, तो ये करेक्ट है। कैरी ओवर मोमेंट आपका क्या रखता है, सेम साइन रखता है जो आपका मोमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोमेंट, और अनबैलेंस्ड मोमेंट जो है वो कैरीड ओवर होता है अदर एंड पे, तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द सेंट्रल राइज ऑफ से सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च इज 10 मीटर, देन द राइज ऑफ द आर्च एट क्वार्टर पॉइंट इज। सोल्व कर लेते हैं इसको। क्वार्टर पॉइंट पे राइज पूछा है आपसे। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी आर्च में ये जो राइज है ये दिया हुआ है 10 मीटर,
आर्च का ये जो राइज है ये दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च y इक्वल टू 4h अपॉन में एल स्क्वायर अक्स इंटू में एल माइनस अक्स, ये इक्वेशन होती है पैराबोलिक आर्च की। तो क्वार्टर स्पान पे, मतलब मान लो इसकी जो स्पान है इस आर्च का वो एल है, क्वार्टर स्पान मतलब कहाँ की बात हो रही है, एल बाई 4 की बात हो रही है, एल बाई 4 डिस्टेंस की बात हो रही है। तो रख देंगे अक्स इक्वल टू एल बाई 4, सो वाई इक्वल टू कितना हो गया 4h अपॉन में एल स्क्वायर इंटू कैपिटल लिख देते हैं एल स्क्वायर इंटू एल बाई 4 इंटू एल माइनस एल बाई 4। सो ये y इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ रहा आपका 3/4 इंटू में h, और h आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये निकल के आ गया 7.5 मीटर। सो क्वार्टर स्पान पे कितना राइज हो जाएगा 7.5 मीटर राइज हो जाएगा आर्च का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन ए 3-hinged semicircular arch is subjected to uniformly distributed load, 3-hinge arch है जिस पे UDL लगा हुआ है, ये 3-hinge arch है, ये 3-hinge arch का है जो क्राउन से भी हिंज है और इस पे UDL लगा हुआ है। सो बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पे कहीं भी आप चेक करो 0 ही निकल के आता है। कितना मोमेंट निकल के आता है हर एक पॉइंट पे 0 मोमेंट निकल के आता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फॉर सस्पेंशन केबल विथ 2-hinged स्टिफनिंग गर्डर एज शोन इन फिगर, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं अपन। तो देखो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए कितना निकल के आता है, ये आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम यहाँ पे बनता है कुछ ऐसा, और इसका जो ये ऑर्डिनेट है, ये जो ऑर्डिनेट है ये आता है एल स्क्वायर अपॉन में 8h, एल स्क्वायर अपॉन में 8h इसका ये ऑर्डिनेट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा है और बेंडिंग मोमेंट पूछा है। तो यहाँ पे देखो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, ये कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा TA साइन थीटा एस, इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा TA कोस थीटा एस, इधर जो कंपोनेंट है ये होगा TS साइन थीटा एस, और इधर जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हो जाएगा TS कोस थीटा एस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट इसके यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट है कितने हो गए ऐड हो गए और ये कंपोनेंट आपके कैंसल आउट हो गए। सो बेस हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका 0 हो गया और बेस के अबाउट में ये फोर्स यहीं से पास कर रहे हैं, सो मोमेंट भी कितना हो गया 0, यहाँ पे मोमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं ILD आपसे पूछा है इसकी U2L3 की, इसकी ILD पूछा है U2L3, ए ट्रस ऑफ पैनल डायमेंशन 3 मीटर इंटू 4 मीटर एज शोन इन फिगर। सो U2L3 की जो ILD क्या होगी, देखो इसकी जो ILD है ये मेंबर कहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, तो जो इसकी ILD बनती है ये टेंसाइल से कंप्रेसिव बनती है, कुछ ऐसी इसकी ILD बनेगी, ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव, जी इसकी ILD यहाँ पे बनेगी। तो देख लेंगे यहाँ पे टेंसाइल से कंप्रेसिव, एक ही ऑप्शन है जो टेंसाइल से कंप्रेशन में जा रहा है, सो ऑप्शन
डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्रिंसिपल कैन बी यूज टू, देखो आईएलडी बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम में लेते हैं, तो मूलर ब्रिस्ला प्रिंसिपल आईएलडी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द कोऑर्डिनेट फॉर ए बीम आर शोन इन फिगर, द स्टिफनेस मैट्रिक्स अपन को बनानी है। तो देखते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स इसकी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये मैट्रिक्स के हैं, सो इन दोनों को अपन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 ये भी मैट्रिक्स का है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं पहले। देखो, फॉर स्टेबल स्ट्रक्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मैट्रिक्सेस, एलिमेंट मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स दोनों के ही पॉजिटिव होते हैं। सो स्टिफनेस मैट्रिक्स के भी और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के भी जो मेन डायगोनल है वो क्या रहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड जो है ये आपका फोर्स मेथड की कैटेगरी में आता है। डिस्प्लेसमेंट अगर मेथड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपका आता है स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं एसडीएम, एमडीएम, कानीज मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, ये मेथड इसमें आते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ अब देख लेते हैं अपने जो यहाँ पे मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द कोऑर्डिनेट्स फॉर ए बीम आर शोन इन फिगर, द स्टिफनेस मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, देख लेते हैं इसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 18 ये यहां पे है, ये कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट 1 एंड कोऑर्डिनेट 2 यहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये 4 मीटर, ये डिस्टेंस दी हुई है 4 मीटर और ये भी डिस्टेंस दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। सो 2i आई और ये हो जाएगा यहाँ पे 2i, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है। सो देखो स्टिफनेस मैट्रिक्स अगर अपन बनाएंगे तो देखो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k11, k12, k21 एंड k22। सो पहले अपन फर्स्ट कॉलम अपन बनाएंगे k11 और k21। तो देखो क्या करेंगे, इसमें इस मोमेंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे देंगे और बाकी और कहीं डिफ्लेक्शन हो रहा तो उसको रोकेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन डिफ्लेक्शन देंगे, ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इसका भी होगा यहाँ पे। अगर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन कर देंगे तो ये कैसा डिफ्लेक्शन होगा, इसका कुछ ये डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को रोकते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन को नहीं होने देते हैं। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिक्स में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे इस सपोर्ट को, और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट दे रहे हैं। सो अब यहाँ पे मोमेंट अगर अपन लगाएं या 1 यूनिट का यहाँ पे रोटेशन दें तो इसकी जॉइंट की स्टिफनेस क्या होगी, इधर भी फिक्स और इधर भी फिक्स है। सो k11 कितना हो जाएगा, इस फिक्स की होती है 4EI अपॉन में L और इसकी भी कितनी होती है 4EI अपॉन में L यहाँ पे होती है। तो इधर की बात करें तो इधर 2i है तो ये कितना हो जाएगा 8EI अपॉन में लेंथ कितनी है 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4EI अपॉन में लेंथ कितनी है 4। तो ये आपका k11 आ जाएगा। यहाँ से k11 आपका निकल के आता है, ये कितना हो गया, ये 2, ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये निकल के आ गया 3EI निकल के आ गया। नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, k21, 2 के ऊपर कितना यहाँ पे आपका फोर्स यहाँ पे जाएगा। तो देख लेते हैं k21 की अगर बात करें, k21 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 4EIL, ये जो EI है ना यहाँ पे, इसका EI का आधा यहाँ इधर जाएगा, m/2 यहाँ पे जाएगा, मतलब
EI/2 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रोटेशन इसका कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या दी हुई है, क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए K21 कितना हो जाएगा, -0.5 EI। नेक्स्ट बात करते हैं अपन K22 की। तो K22 भी आपका K22 पर निकाल लेंगे, सेम तरीके से ही K22 निकालेंगे जैसे K11 निकाला है। K22 आपका हो जाएगा 2EI। तो ये सारे कोऑर्डिनेट अपने इसके निकल गए। K12 आपका K21 के बराबर ही होगा। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है K12 बराबर K21, K31 बराबर K13, तो वहां से अपन इसको देख लेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं हाँ, फॉर ए प्रिज्मेटिक बीम एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो काफ़ी आसान है, स्टिफनेस मैट्रिक्स दी हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना स्टिफनेस मैट्रिक्स से। तो देखो क्या करते हैं, इसका इन्वर्स ले लेते हैं, इसका इन्वर्स लेंगे अपन। तो देखो इन्वर्स कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो L/2EI तो इधर हो गया, और यहाँ पे इनको चेंज अपन कर देते हैं, मतलब ये जो एलिमेंट है 2 2 1 1 और इनके एलिमेंट के आगे माइनस लग जाता है। ये डायरेक्ट तरीका है इन्वर्स लेने का। और अपॉन में ये जो वैल्यू आ रही है इसे डिवाइड कर देते हैं, इसे डिवाइड करेंगे इसके मोड से। इसका जो मॉडुलस मान लो ए मैट्रिक्स है, तो कितना हो जाएगा 4 - 1 3, तो 3, तो ये कितना हो गया L/6EI 2 - 1 -1 2। मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट को बदल देते हैं, इन एलिमेंट को बदल देते हैं, तो सेम ही है, तो इसलिए अपने को चेंज नहीं लग रहा। सो ये हो जाएगा 19वां। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स अपने को बनानी है 1, और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे लगा हुआ है। सो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, F11, F12, F21 एंड F22। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट अपन बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट अपन बनाएंगे। कॉलम फर्स्ट के लिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 1 यूनिट का लोड अप्लाई करेंगे। कितना डिफ्लेक्शन होगा कैंटिलीवर बीम में, PL³ / 3EI होता है, और लोड कितना है 1 यूनिट है, तो L³ / 3EI। ये हो जाएगा F11, पहला एलिमेंट हो गया। F21 देखो इसकी वजह से 2 डायरेक्शन में कितना आपका मोमेंट आ रहा है। सो F21 यूनिट लोड की वजह से कितना मोमेंट आता है आपका, PL² / 2EI आता है, और यूनिट लोड कितना है 1 है, ये पॉइंट लोड, तो L² / 2EI एलिमेंट आ जाएगा। सो ये F11 निकल गया, F21। अब F21 निकल गया तो F12 निकालने की जरूरत नहीं है। F22 देखो, 22 क्या हो जाएगा, कॉलम सेकेंड अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो मोमेंट अपन लगा रहे हैं। सो मोमेंट की वजह से कितना यहाँ पे रोटेशन आता है, mL/EI आता है, और कितना मोमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 यूनिट का, तो ये कितना हो गया L/EI। तो ये सारे एलिमेंट निकल गए, ठीक है, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे निकल गए। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, ये चौथा एलिमेंट है। 4 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.